नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई भाषा एक कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह बिल्कुल सटीक, एकदम परफेक्ट हो सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे संस्कृत में। हम जानेंगे कि इसका लॉजिकल डिजाइन इसे सिर्फ एक पुरानी जबान नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना कैसे बनाता है। देखिए, इसकी सारी खूबी तो इसके नाम में ही छिपी है। संस्कृत का मतलब ही है परिष्कृत या संस्कार की हुई। मतलब एक ऐसी भाषा जिसे बहुत सोच समझकर, तराश कर बनाया गया हो, और यही सोच इसकी पूरी बनावट की नींव है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हजारों साल पुरानी एक भाषा को आज भी सबसे वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले इसके इतिहास की गहराई में उतरना होगा। देखते हैं कि ये प्राचीन वैश्विक भाषा कितनी पुरानी और कितनी प्रभावशाली रही है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। संस्कृत की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व के ऋग्वेद से लेकर 500 ईसा पूर्व में महर्षि पाणिनि का आना, जिन्होंने इसके व्याकरण को एक सिस्टम में बांध दिया। और आज भी ये भारत के कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा है। मतलब इसका सफर कभी रुका ही नहीं। लेकिन संस्कृत सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, नेपाली, इन जैसी न जाने कितनी आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से जन्मी हैं। ये तो भाषाओं के एक बहुत बड़े परिवार की जननी है। तो अब आते हैं उस बात पर जो संस्कृत को सबसे खास बनाती है, इसका व्याकरण। ये कोई आम ग्रामर नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। और इस प्रोग्राम की भाषा है सूत्र। इसका पूरा व्याकरण इन्हीं सूत्रों पर बना है। ये छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम हैं जो पूरी भाषा को कंट्रोल करते हैं। समझिए कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड्स हैं। ये एक असली सूत्र है, हलन्त्यम। इसका सरल सा मतलब है कि किसी मूल ध्वनि का अंतिम व्यंजन एक मार्कर होता है। ये छोटा सा नियम एक बहुत बड़े आइडिया को जन्म देता है, व्याकरणिक मार्कर, जो शब्द बनाने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो ये मार्कर या एक अक्षर आखिर करते क्या हैं? इन्हें किसी रेसिपी में दिए गए निर्देशों की तरह समझिए। ये शब्द बनाने की प्रक्रिया को गाइड करते हैं, और जैसे ही शब्द तैयार हो जाता है, ये निर्देश खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। मतलब फाइनल शब्द में इनका कोई निशान नहीं बचता। शब्द बनने की ये पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक मूल ध्वनि, जिसे उपदेश कहते हैं, ली जाती है। फिर दूसरा स्टेप, उस पर निर्देश वाले मार्कर लगाए जाते हैं। तीसरे स्टेप में व्याकरण के सूत्र इन पर काम करते हैं। और आखिर में मार्कर गायब हो जाते हैं और हमें हमारा एकदम सटीक शब्द मिल जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए हमारे पास एक मूल ध्वनि है भू, जिसका मतलब है होना। अब इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है, क्वत्वा। अच्छा, अब यहां पर जो क है ना, वो बस एक मार्कर है, मतलब एक छिपा हुआ निर्देश। और जैसे ही ये निर्देश अपना काम पूरा करता है, एक सूत्र आता है, तस्य लोपः, जो कहता है इसे हटा दो, और बूम, क गायब हो जाता है। तो हमें क्या मिला? अंतिम शब्द भूत्वा, यानी होकर। सोचिए ये पूरा प्रोसेस कितना ऑटोमेटिक और शानदार है। तो ये तो हुई शब्द बनाने की बात। अब देखते हैं कि शब्दों की ये सटीकता हमें वाक्यों के स्तर पर कितनी जबरदस्त आजादी देती है। संस्कृत की सटीकता कुछ और बातों में भी दिखती है। जैसे इसमें सिर्फ एक वचन और बहुवचन नहीं, बल्कि 2 चीजों के लिए द्विवचन भी है। हर संज्ञा के 27 तक अलग अलग रूप हो सकते हैं, जो वाक्य में उसकी भूमिका को बिल्कुल साफ कर देते हैं। और इसकी ध्वन्यात्मकता इतनी सटीक है कि हर अक्षर का सिर्फ एक ही उच्चारण होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक साधारण सा वाक्य देखते हैं, सह गच्छन अस्ति, मतलब वह जा रहा है। यहां हर शब्द की भूमिका व्याकरण से पहले से ही तय है, जो मिलकर एक बिल्कुल स्पष्ट अर्थ बनाते हैं। और यहीं पर संस्कृत का जादू देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, आप शब्दों को वाक्य में कहीं भी रख दें, मतलब नहीं बदलेगा। अहम गृहम गच्छामि कहिए या गृहम गच्छामि अहम कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, मैं घर जा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हर शब्द अपने आप में पूरा है। उसका काम उसकी बनावट से तय होता है, इस बात से नहीं कि वो वाक्य में कहां रखा है। ये एक तरह की भाषाई आजादी है।
अच्छा, जब कोई भाषा इतनी सटीक और नियमों में बंधी हो तो वो बहुत गहरे और जटिल विचारों को भी बिना किसी कंफ्यूजन के बता सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस अद्भुत व्याकरण का इस्तेमाल ज्ञान और दर्शन को सहेजने के लिए किया गया। ये किया गया सुभाषित के जरिए। सुभाषित का मतलब है सुंदर ढंग से कही गई बात। ये छोटे छोटे श्लोक होते हैं जिनमें जीवन का निचोड़ और गहरा ज्ञान भरा होता है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सुभाषित है, इसे सुनिए। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थु महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसकी लय और ध्वनि की सुंदरता पर जरा गौर कीजिए। और इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कहता है कि आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमारे अंदर ही रहता है। और मेहनत से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। अब क्रोध यानी गुस्से की विनाशकारी प्रकृति पर यह शक्तिशाली सुभाषित सुनिए। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणा देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः सएव वह्निः दहते शरीरम। ये कितनी जबरदस्त उपमा है। कहा गया है कि गुस्सा इंसान का पहला दुश्मन है जो उसी के शरीर में रहकर उसे खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी के अंदर छिपी आग खुद उसी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। तो अंत में सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं? नहीं। आइए इस प्राचीन भाषा को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। ये संख्या देखें, ये सचमुच चौंकाने वाली है। आज भी संस्कृत में लिखी हुई लगभग 3 करोड़ पांडुलिपियां मौजूद हैं। ये विज्ञान, कला और दर्शन का एक इतना बड़ा खजाना है जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी किसी ने पढ़ा तक नहीं है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत सिर्फ अतीत की चीज नहीं है। इसका नियमों पर आधारित व्याकरण इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक बेहतरीन मॉडल बनाता है। आज भी नए वैज्ञानिक शब्द इसी से लिए जाते हैं और ये पूर्वी दर्शन और ज्ञान को उसकी असर भाषा में समझने की सीधी चाबी है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक भाषा को इतनी सटीकता से, इतने लॉजिक से बनाया जा सकता है, तो सोचिए प्राचीन दुनिया के ज्ञान के खजाने से हम और क्या-क्या सीख सकते हैं।